हाँ जी, नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भारत के भूगोल की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट सेशन में हमने भारत की सीमाओं को लेकर आपके साथ चर्चा की, जिसमें भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को लेकर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा को लेकर। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। तो ये सब हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस कर लिए थे। अब हम जलीय सीमा पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये देखिए, शानदार डायग्राम के साथ भारत की जलीय सीमा। मेरे ख्याल से अब आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, जलीय सीमा को हम स्टार्ट करें उससे पहले दो बातें आपको समझनी चाहिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है तट रेखा। तो ये जो रेखा है, ये वाली, ये क्या है दोस्तों? ये है तट रेखा। और यहाँ पर हमने एक रेखा और खींची है, जिसको हमने नाम दिया आधार रेखा। ठीक है, पहले आप इन दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। जलीय सीमा में हम तीन क्षेत्रों के बारे में, तीन रेखाओं के बारे में, तीन सीमाओं के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। जिसमें पहली सीमा आएगी प्रादेशिक सीमा, फिर उसके बाद जो अगली सीमा है उसको हमने कहा संलग्न सीमा, और उसके बाद है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए, प्रादेशिक सीमा की डिस्टेंस नापने के लिए हमने एक आधार रेखा खींची। तट रेखा ऑलरेडी है, आधार रेखा की हमें आवश्यकता यहाँ पे क्यों महसूस हुई? क्योंकि तट रेखा क्या है? कटी फटी रेखा है, और डिस्टेंस मापने के लिए, दूरी मापने के लिए हमें एक सीधी रेखा की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने यहाँ पे एक आधार रेखा बनाई। ठीक है जी। अब आधार रेखा से प्रादेशिक सीमा की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी दोस्तों 12 समुद्री मील, यानी कि जिसको हम नॉटिकल मील्स भी बोलते हैं। और वैसे ही आधार रेखा से संलग्न सीमा की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 24 समुद्री मील। अब आप कहेंगे कि ये समुद्री मील क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिए। चलिए, पहले इसको हम नोट्स के फॉर्मेट में जो बातें लिखी है उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, फिर बाकी की चर्चा हम डायग्राम पर वापस आएंगे। देखिए, ये मेजरमेंट समझ लेते हैं कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है। यहाँ पे देखिए, बुक में सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है हमने कि एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? समुद्री मील को ही नॉटिकल मील्स हम बोल सकते हैं, जो कि है 1.852 किलोमीटर। यानी कि एक समुद्री मील किसके बराबर है? 1.8 किलोमीटर के बराबर है। आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद यहाँ पे हमने तट रेखा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की, और उसके बाद आधार रेखा। तट रेखा क्या है? ये रेखा मुख्य भूमि एवं जलीय क्षेत्र को अलग करती है। और आधार रेखा क्या है? यह रेखा कटी फटी तट रेखा को एक सीधी रेखा में लाने के लिए खींची गई एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों। ठीक है, आधार रेखा से ही जलीय अधिकार क्षेत्र को तय किया जा सकता है। यानी कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय क्षेत्राधिकार को तय करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये आधार रेखा है। उम्मीद है ये जो 3 पॉइंट अभी तक हमने आपके साथ जो डिस्कस किए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब सबसे पहली जो सीमा है, प्रादेशिक सीमा, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वापस से मैप की डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये लो सर। सब कुछ इसमें मेंशन है, आपको नोट्स बनाने की टेंशन लेनी ही नहीं है। तो आधार रेखा से प्रादेशिक सीमा की जो दूरी कितनी है? वो है 12 समुद्री मील। और एक समुद्री मील, नॉटिकल मील का वैल्यू आप जान चुके हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई? 12 हो गई सर। वैसे ही हम आधार रेखा से संलग्न सीमा की डिस्टेंस देखें तो 24 समुद्री मील। और जो तीसरी रेखा है हमारी, आधार रेखा से कहाँ तक? अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो सीमा है, यहाँ तक कितनी है? 200 समुद्री मील। अब देखिए, जो ये क्षेत्राधिकार है, इनका मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं।
आधार रेखा से प्रादेशिक सीमा के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में भारत का क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण अधिकार होता है। जैसा कि मुख्य भूमि पर जैसे भारत का अधिकार है, वैसे ही यहाँ पे प्रादेशिक क्षेत्र तक भारत का अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें संलग्न सीमा, संलग्न सीमा तक, यानी कि जो ये क्षेत्र मंडल वाला क्षेत्र है, इसमें क्या अधिकार प्राप्त हैं भारत को, और वैसे ही अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या अधिकार प्राप्त हैं देश को। चलिए नोट्स पर चलते हैं, ताकि आप नोट्स में देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। ये लीजिए, सब कुछ इसमें मेंशन है, केवल आपको समझना है, लिखने की कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। ये तीनों पॉइंट हमने समझ लिए थे। उसके बाद ये रहा प्रादेशिक जल। यह क्षेत्र आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है, बिल्कुल हम जानते हैं। इस क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार है। वैसे ही अगला पॉइंट है संलग्न क्षेत्र। यह क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर या प्रादेशिक सीमा से 12 समुद्री मील आगे है। भाई 12 तक तो प्रादेशिक है, और प्रादेशिक से संलग्न सीमा तक 12 डिस्टेंस, और देख लीजिए टोटल आधार से संलग्न सीमा तक की जो दूरी है वो 24 समुद्री मील है। यहाँ भारत के पास वित्तीय अधिकार हैं, जैसे नए कर लगाना, पुराने कर हटाना, करों में कमी वृद्धि करना एवं सीमा शुल्क जैसे अधिकार शामिल हैं। सीमा शुल्क ये सब अधिकार यहाँ पे भारत को शामिल है संलग्न क्षेत्र में। इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए डायग्राम पे चलते हैं, उससे इजीली आपको समझ में आएगा। ये लीजिए, मान लीजिए ये जो क्षेत्र मंडल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कोई अन्य देश से कोई जहाज आता है, और अगर वो यहाँ इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भारत के पास अधिकार है उससे कर वसूलने का। वो भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे कर वसूलेगा नहीं वसूलेगा, कर का अमाउंट कितना रखना है, घटाना है, बढ़ाना है। तो ये सारे अधिकार किसके पास है, भारत के पास है दोस्तों। ठीक है। लेकिन अगर जहाज ये इस सीमा में रहता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, तो यहाँ पे भारत को कर वसूलने का अधिकार नहीं है, वो यहीं तक है, क्षेत्र मंडल तक। ठीक है जी। और जैसे यहाँ पे संपूर्ण अधिकार है, जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे अगर बिना परमिशन के कोई जहाज इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भारत उस पर अटैक भी कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे संपूर्ण अधिकार है। जैसे भारत की मुख्य भूमि पर अधिकार भारत को प्राप्त है, वैसे ही अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। आ गई बात समझ में। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ। अब इसमें क्या कर सकता है देश, यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है, जैसे नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है देश, साफ सफाई का अधिकार है, खनिजों का यहाँ पे देश दोहन कर सकता है। तो ये सब अधिकार कंट्री को प्राप्त होते हैं। और अगर हम इसके बाद करें 200 समुद्री मील की जो आगे की जो ये क्षेत्र है, वहाँ पे कोई भी कंट्री कुछ भी करे, फिर उसमें कोई भारत को या कोई भी अन्य देश की सीमा है उसको कोई मतलब नहीं, ये सबके लिए फ्री है फिर इसके आगे का क्षेत्र। तो ये थी दोस्तों जलीय सीमा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नोट्स पे चलते हैं, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए कि किताब में कैसे लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे संलग्न क्षेत्र तक। अब EEZ के बारे में बात कर लेते हैं। यह क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील या प्रादेशिक सीमा से 188 बोल सकते हो, और संलग्न क्षेत्र से 176 समुद्री मील दूरी तक फैला हुआ है। क्योंकि 12-12 का गैप चल रहा है ना, स्टार्टिंग में आधार से प्रादेशिक सीमा 12 तक है, फिर उसके बाद 12 और ऐड कर देंगे तो संलग्न सीमा आ जाएगी। तो यहाँ पे स्लेश लगा के वही बात लिखी गई है। अब देखिए इस क्षेत्र में और क्या होता है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, खनिजों का दोहन, समुद्र की साफ सफाई एवं सागरी जीवों के संरक्षण जैसे अधिकार शामिल हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 2.02 मिलियन वर्ग किमी है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है जी। तो ये थी मित्रों जलीय सीमा से जुड़ी हुई जो जितनी भी बातें थी वो सब हमने डिस्कस कर ली है।
अब इसके आगे की जो हमारी चर्चा रहने वाली है वो रहने वाली है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। अब मैं बात कर लेता हूं, जो जलीय सीमा हमने अभी आपके साथ डिस्कस की है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको ध्यान में रखना है। एक समुद्री मील की वैल्यू कितनी है, ये होती है। प्रादेशिक सीमा कितनी दूरी तक फैली हुई है, तो आप सभी को पता ही है, 12 समुद्री मील। किलोमीटर में पूछे तो किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर देना, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये जो जलीय क्षेत्राधिकार है वो कौन सी रेखा से मापा जाता है, तट रेखा से या आधार रेखा से, तो ये आधार रेखा को आप ध्यान में रखें। उसके बाद प्रादेशिक जो सीमा है, इसके अंतर्गत भारत को कौन से अधिकार प्राप्त है, संपूर्ण अधिकार, वित्तीय अधिकार, है ना, तो यहाँ पे संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। फिर उसके बाद आगे संलग्न क्षेत्र तक कर वसूलना, वित्तीय क्षेत्राधिकार भारत को प्राप्त है। वित्तीय अधिकार इसमें यहाँ तक रहेंगे। और EEZ के बारे में आप डिस्कस कर ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं कि जैसे नए द्वीपों का निर्माण, खनिजों का दोहन, वैज्ञानिक अनुसंधान, वो सब इसी क्षेत्र में होता है। आ गई बात समझ में। यहाँ पे एक बात लिखी गई है। अब जैसे ये हमने तो ये डिस्टेंस पढ़ी, प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा, EEZ, जैसे हमने भारत के लिए पढ़ा, वैसे ही ये हर कंट्री के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन मान लीजिए दो कंट्री के बीच में समुद्र में इतना गैप नहीं है, जैसे 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, तो फिर वहां पे क्या सिचुएशन होगी, तो उसी को हमने यहाँ पे नोट लगा के मेंशन किया है। देखिए आप इसमें पढ़ लीजिए। दो देशों के मध्य सागरीय क्षेत्र कम होने पर, मान लीजिए इतना क्षेत्र है ही नहीं कि हम दूरी को नाप सकें, और दूरी से कम का क्षेत्र दो देशों के बीच में है, तो वहां पे क्या होगा, दोनों देशों को कुल सागरीय भाग का आधा आधा क्षेत्र दे दिया जाता है। ये तो केवल एक आपकी नॉलेज के लिए है। बाकी तीनों रेखाओं के बारे में, तीनों क्षेत्रों के बारे में डायग्राम से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये डायग्राम से। ठीक है जी, आपके सामने है। आप सेकंड ग्रेड के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके पास नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। तो ये बिल्कुल आपको इस तरीके से कलर बुक मिलेगी। नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्लास लगानी है और बुक से आपको डायरेक्ट पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में भूगोल का जो वेटेज रहने वाला है वर्ल्ड और इंडिया का, इसमें दोनों है, भारत और विश्व, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं सेकेंड ग्रेड में। तो इस तरीके से आप बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अब आपके साथ चर्चा करेंगे नवीनतम आंकड़ों के साथ। धन्यवाद।